चलिए सीधी तस्वीरें रायपुर से देखिए। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर में आयोजित की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन की राज्य शासन की तरफ से जो तैयारी होनी थी वो और आयोग की तरफ से जो तैयारियां होनी थी वो सब पूरी हो चुकी हैं और निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यद्यपि आप लोगों को संभवतः ज़्यादा रुचि इस बात पे होगी कि इलेक्शन का कार्यक्रम क्या है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस जानकारी के पहले इलेक्शन से संबंधी जो दूसरी बातें हैं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोगों के माध्यम से सभी को मालूम होना चाहिए। तो एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वो जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। मुख्य रूप से उसमें 3-4 बातें हैं। 2019-20 में यहाँ पर पिछली बार नगरीय निकाय और ग्रामीण निकायों का चुनाव हुआ था। उस चुनाव और अभी जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं, तो इस बीच राज्य शासन के द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम में और नियम में किए गए हैं और भारत निर्वाचन आयोग जो वोटर लिस्ट के संबंध में इस बीच जो संशोधन किया गया है और जिसके कारण हमारी जो वोटर लिस्ट बनती है स्थानीय निकाय की, तो वो भी प्रभावित होती है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसके अलावा जो इलेक्शन निकायों के बारे में होना है उसके संख्या की जानकारी देंगे। आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण राज्य शासन और उनके विभाग और उसके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया है, उसकी एक जानकारी बताएंगे। वोटर लिस्ट मतलब मतदाताओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी होगी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में और शहरी क्षेत्रों में कितनी होगी। मानव संसाधन कितना लगेगा इस चुनाव में, और उसके अलावा जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए इलेक्शन में जो कितना वो खर्च कर सकते हैं उसकी सीमा क्या है। मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश हमारे द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए। देख रहे हैं रायपुर से तस्वीरें, जहां राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद जल्द ही आचार संहिता लगेगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी रायपुर में चल रही है। सुनिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। सीधी रायपुर से तस्वीरें आप देखिए। लगातार इंतजार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान का, और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये ऐलान होगा और जल्द ही तारीखें सबके सामने होगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कब होने हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सीधी लाइव तस्वीरें। जैसे ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जल्द ही आचार संहिता भी लगेगी। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के द्वारा कलेक्टरों को अभी जिला निर्वाचन अधिकारी का ही कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले वो रिटर्निंग ऑफिसर का भी काम करते थे, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर हमारे पास पर्याप्त हैं ताकि कलेक्टर मतलब और बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकें, इसलिए उनको सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी का काम सौंपा गया है। और जैसा मैंने बताया, महापौर और अध्यक्ष के लिए जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो तय की गई है राज्य शासन के द्वारा। पार्षदों के लिए कोई व्यय सीमा नहीं है और वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों की जो निकाय हैं उसके लिए कोई खर्च करने की सीमा
नहीं निर्धारित की गई है। निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ये एट अ ग्लांस आप लोगों के सामने हैं। कुल जो 1073 हमारी निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसमें सब मिलाकर जिनमें चुनाव होना है 3201 वार्ड में चुनाव होना है। और तो देखिए, पंचायत चुनाव से संबंधित जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा रही है और इसके साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह जानकारी दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार आप देख रहे हैं, जिसे लेकर निर्वाचन अधिकारी जानकारी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम में से 10 नगर निगम में चुनाव होना है, 48 पालिका, 114 नगर पंचायत और इसके साथ साथ 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सरपंच के पदों पर चुनाव होगा। साथ ही जानकारी देते हुए ये भी बताया गया है कि नगर पालिकाओं में 44,74,269 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों के 433 पद पर चुनाव होना है। इसके साथ ही जनपद पंचायत के 2,973 पदों पर चुनाव होगा। साथ ही दुर्ग और सुकमा जिले के 5 वार्डों में उपचुनाव की जानकारी भी दी गई है। पंचायत चुनाव के लिए 31,041 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 7,128 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और 2,161 अति संवेदनशील मतदान केंद्र रहेंगे। और मतदाताओं को लेकर ये जानकारी साझा की गई है कि 18 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे और इसके साथ ही मतदाताओं के लिए नोटा का भी प्रावधान रखा गया है। की संख्या यहाँ आपके सामने है और प्रेस नोट में भी ये जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट वोटर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। 1 जनवरी जो पिछला आम निर्वाचन हुआ था उसमें नगरीय क्षेत्रों में कुल 39,81,827 मतदाता थे और अभी जैसा मैंने बताया कि हमने पहले 1 जनवरी 2024 की स्थिति में जो भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट है जिसमें कि 42,78,735 थे, उसको अद्यतन करने के बाद 1 जनवरी 25 की स्थिति में 44,74,259 वोटर्स अर्बन नगरीय निकायों नगरीय क्षेत्रों में हैं। ये लगभग 12% ज़्यादा है 2019 की तुलना में। ग्रामीण क्षेत्रों की जहां तक हम बात करें तो कुल मिलाकर 1,58,12,580 वोटर्स हैं। पिछले जो आम चुनाव हुए थे उसमें 1,42,47,498 वोटर्स थे और लगभग 11% की वृद्धि वोटर्स में हुई है। अगला स्लाइड, मतदान केंद्र। टोटल जो अभी हमारा जो प्लान है चुनाव का उसके हिसाब से 37,033 कुल मतदान केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर होंगे, जिसमें से 8,659 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, 2,293 अति संवेदनशील हैं और 1,406 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे कि मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पुलिस के माध्यम से की जाएगी। इलेक्शन में जो मानव संसाधन जिसकी ड्यूटी लगेगी तो 37,033 मतदान केंद्रों में लगभग 1,69,173 जो हैं मतदान कर्मी वो ड्यूटी में रहेंगे। 17,917 कर्मी रिजर्व में रखे जाएंगे। ईवीएम के माध्यम से चुनाव करने का जो निर्णय लिया गया है तो उसके अनुसार फिर हमने ईवीएम की व्यवस्था भी की है। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछली बार 2014-15 के समय जो चुनाव हुए थे वो ईवीएम के माध्यम से हुए थे, तो उन मशीनों की जो ECIL कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके माध्यम से इन मशीनों की जांच कराई गई है और इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी कुछ ईवीएम बुलाए गए हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 12,510 कंट्रोल यूनिट हैं
और उसमें लगाने के लिए 22,651 बैलेट यूनिट हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत के चुनाव होंगे वो मतपेटी के माध्यम से होंगे और हर मतदान केंद्र में एक बड़ी मतपेटी और एक छोटी मतपेटी दी जाती है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में ये मतपेटियां उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो कि नगरीय क्षेत्रों के अध्यक्ष और मेयर के लिए जो निर्धारित किया गया है, उनको किस प्रारूप में ये अपना व्यय मेंटेन करना है वो निर्धारित किया गया है और समय समय पर कौन है सक्षम अधिकारी जिनको उनको अपनी ये जानकारी देना है, वो सब निर्देश के माध्यम से उसमें आदेश जारी किए गए हैं। व्यय सीमा का एक संक्षेप में उल्लेख, नगर निगम में 2011 की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से जो 5 लाख से अधिक आबादी वाली नगर निगम है उसमें अधिकतम 25 लाख की सीमा है मेयर के लिए और 3 लाख से 5 लाख की जो आबादी है उसके लिए 20 लाख और 3 लाख से कम के लिए 15 लाख का एक्सपेंडिचर लिमिट है। नगर पालिका परिषद तो उसमें 10 लाख और 8 लाख की सीमा निर्धारित है और नगर पंचायत में 6 लाख की सीमा निर्धारित है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग के लिए हमने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, उसके अलावा ऑडिटर्स की नियुक्ति की गई है और निगरानी दल भी बनाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधी रेगुलेशन का जो नियम है और उसके हिसाब से MCMC जिसको बोलते हैं वो आदेश जारी किया गया है और जैसा सभी को मालूम है कि जैसे ही ये घोषणा चुनाव की होती है आचार संहिता उसके तुरंत बाद लग जाती है और आचार संहिता का उल्लंघन जिलों में नहीं हो इसको देखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए जिलों में MCC टीम भी गठित करने का आदेश जारी किया गया है। ये कुछ और जो मैंने बताया कि वोटर से संबंधी जो सुविधाएं के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहला तो ये है कि वोटर को अपना आइडेंटिफिकेशन मतदान केंद्र में देना पड़ेगा ताकि कोई फर्जी मतदान ना हो सके। तो उसके लिए 18 अलग अलग पहचान पत्र हैं जिसमें से कोई भी पहचान पत्र का उपयोग करके मतदाता मतदान कर सकता है। नगरीय क्षेत्रों में ये प्रावधान भी है कि यदि कोई वोटर किसी को भी वोट नहीं देना चाहता तो नोटा का भी ऑप्शन उसके पास उपलब्ध रहेगा। बाकी मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप और ग्राउंड फ्लोर में ही मतदान केंद्र हो, शेड हो, छाया की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, दिव्यांगजनों के और जो छोटे बच्चों के साथ जो महिलाएं आती हैं उन सबको प्राथमिकता देने के निर्देश जैसा कि आम चुनाव में होते हैं वो निर्देश इसमें भी लागू होंगे। और इलेक्शन से संबंधी जो भी हैंडबुक, मार्गदर्शिका और निर्देश समय समय पर जारी होते हैं वो हमारे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। वोटर अधिक से अधिक लोग जागरूक रहें और अपना नाम इसमें मतदाता सूची में जोड़ें और अधिक से अधिक संख्या में फिर वो वोटिंग में भाग लें। इसके लिए आयोग के द्वारा पिछले कुछ महीनों से वोटर जागरूकता अभियान जिसको जाबो नाम दिया गया था तो वो चलाया गया है और इसी का एक परिणाम है कि बड़ी संख्या में वोटर्स अपने नाम जो भी पात्र हैं उनको वे जोड़े गए हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो थी मैंने सोचा कि इलेक्शन से संबंधी जानकारी में ये भी देना ज़रूरी है। और अब आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन शेड्यूल तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, नगरीय निकायों का चुनाव पूरे प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं वो पूरा एक चरण में किया जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों की निकाय हैं उसको 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा और जो तिथियां निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार हमने जो बोर्ड के एग्ज़ाम जो मार्च में होंगे
उसके पहले इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। इस हिसाब से कार्यक्रम बनाया गया है। नेक्स्ट, ये इलेक्शन प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि नगरीय निकायों के लिए जो है आज 20 तारीख है और 22 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सूचना का प्रकाशन जारी किया जाएगा और उसी दिन से ही नॉमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शहरी क्षेत्रों में 22 से शुरू होगी और नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी होगी और उसके बाद जहां पर मतदान की आवश्यकता होगी वहां 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में मतदान होगा। और क्या हो गया स्लाइड, 15 फरवरी को वहां पर मतगणना शहरी क्षेत्रों की जाएगी। 22 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा, 22 से अंतिम तारीख रहेगी 28 तक नॉमिनेशन फॉर्म लेने की। उसकी स्क्रूटिनी होगी 29 जनवरी को और उसके बाद यदि कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो 31 जनवरी तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। मतदान जो होगा वो 11 फरवरी को होगा शहरी क्षेत्रों में और मतगणना होगी 15 फरवरी को। पंचायत क्षेत्रों में 3 चरण में होगा जिलों में और 27 जनवरी से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा और 3 फरवरी तक अंतिम तारीख रहेगी नॉमिनेशन की। 4 फरवरी को उनकी स्क्रूटिनी होगी। 6 फरवरी अंतिम डेट होगी यदि वो कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहे। जो मतदान 3 चरणों में होगा पंचायतों में 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, ये इन 3 तिथियों में 3 चरणों में मतदान होगा। और मतगणना ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो होता है काउंटिंग वो मतदान केंद्र पर होगा और उसके बाद फिर उसकी टेबुलेशन जो ब्लॉक हेडक्वार्टर में होगा। तो मतदान केंद्र में मतगणना होगी वो 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, मतलब जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतगणना वहाँ पर हो जाएगी। लेकिन उसका टेबुलेशन 18, 21 और 24 फरवरी को किया जाएगा और उसके बाद फिर जो अप्रत्यक्ष चुनाव हैं वो उसके बाद फिर आगे होगा। ये शेड्यूल आप लोगों को वैसे मिलेगा। टेबुलेशन होगा 18, 21 और 24 फरवरी को। तो ये शेड्यूल है। नहीं, टेबुलेशन के अलावा उसमें जैसे कि अप्रत्यक्ष होना है, जो ये तो प्रत्यक्ष जो चुनाव होगा उसका वो होगा। उसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वो उनकी प्रथम सम्मेलन की तारीख डिक्लेयर होती है, उसमें फिर चुनाव होता है। आचार संहिता अभी से प्रभावित हो जाएगी इस समय से। हाँ, मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन तक फरवरी नहीं, अब आचार संहिता तो पूरी रहेगी। हाँ, सर कब तक सारे कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे? 24 फरवरी तक हमारा ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा चुनाव का। सर एक और चीज, आपने कहा था कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मोबाइल खासतौर पर नक्सल इलाके में हो, वहाँ पे बड़ी चुनौती होती है। किस तरह से आप लोग बात करेंगे, क्या आप वहाँ पर पुलिस के जो वायरलेस सेट्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। सर राजनीतिक संवेदनशील मतदान केंद्रों का नामकरण किया गया है। ये संवेदनशील तो बताया मैंने, राजनीतिक संवेदनशील उसमें सभी प्रकार के संवेदनशील है, अलग अलग बाइफर्केशन नहीं किया गया है। राजनीतिक दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, नक्सल समस्या के हिसाब से वो सभी टोटल आकलन करके जो जिला कलेक्टर्स ने बताया है तो हर दृष्टि से जो संवेदनशील हैं। जो नेटवर्क क्षेत्र वहाँ पे क्या व्यवस्था होगी? वहाँ पे जो पुलिस का वायरलेस सेट होता है उसके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाएगा। पुलिस बल कितने लग जाएंगे?
पुलिस बल हर पोलिंग स्टेशन में हमारा ये आयोग का निर्देश है कि 2 कम से कम होने चाहिए, जिसमें कि स्थानीय जो बल है उसका उपयोग किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से कोई खास इंतजाम सर के चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करा सके? एक तो ये जो 3 चरणों में किया जा रहा है, तो उसका एक कारण ये भी है कि फोर्स पूरे प्रदेश में एक ही चरण में कराने के लिए पर्याप्त फोर्स उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो स्थानीय चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो जो स्टेट का फोर्स है उसी का उपयोग होना है, इसलिए ये 3 अलग अलग चरणों में हो रहा है ताकि फोर्स भी मूव कर सके।